चलो भाई, तो अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, वेक्टर एनालिटिक्स, ठीक है ना, सदिश विश्लेषण। क्लियर। अब इसमें क्या अपने को पढ़ना है, पूरा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में क्या करना है इसमें समझना है। तो सबसे पहला टॉपिक अपन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस का चीज़ें पढ़ते हैं, वहीं से दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करें तो अपन अब बात करें फिजिकल क्वांटिटी का। ये एक प्रकार की क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, जो आप पढ़ने वाले अपन लोग वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। तो एक्चुअली में वो सदिश और अदिश राशि जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हैं, भौतिक राशि के प्रकार हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो वह भौतिक राशि जिसका मेजरमेंट किया जा सकता हो, मापन किया जा सकता हो, ठीक है ना। मतलब कि ऐसी घटनाएं, फिजिकल वर्ड, तो ये तो क्लियर होगा ना कि फिजिक्स वर्ड जो आता है वो कहाँ से आता है, नेचर, प्रकृति की वे घटनाएं जिनका अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उनको उनको फिजिकल क्वांटिटी में शामिल करते हैं, भौतिक राशि में। और जिनका आप मापन नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू का मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हो, उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी में शामिल नहीं करते हैं। समझ गए। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि अपन के, जैसे एक हो गया डिस्टेंस, हो गया मान लो दूरी, डिस्टेंस, तो दूरी का अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मान लो बोल दूं कि सामने वाला आदमी जो है वो बहुत खुश है, लेकिन कितना खुश है तो क्या उसका मेजरमेंट तुम कर पाओगे। तो वो जो खुशी है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। यानी कि वह घटनाएं या वह क्वांटिटी जिनका आप मेजरमेंट क्या है, कर सकते हो। वह क्वांटिटी यानी वह राशि जिसका आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। मेजरमेंट यानी मापन किया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। बाकी ये सब आप शुरू में पढ़ चुके हो, काफ़ी सारी इसके बारे में क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। आज आप फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स, उसके डायरेक्शन के बेस पे अपन लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करूँ, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे किसके बेस पे बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के बेस पे, यानी कि दिशा के आधार पे, ठीक है। दिशा के आधार पे भौतिक राशि के प्रकार, ठीक है। तो दिशा के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को, डायरेक्शन के बेस पे फिजिकल क्वांटिटी को टू टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्या, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। कौन सा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब हो गया सदिश राशि, और दूसरा क्या हो गया, अदिश राशि। क्लियर, ठीक है। ये जो अपन जो पढ़ने वाले वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो एक्चुअली में वेक्टर जो होता है ये एक प्रकार का जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी जो बोली जाती है, यानी सदिश और अदिश राशि, ये एक प्रकार के क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ये एक प्रकार की भौतिक राशि है। तो पहले बात तो यही क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है, भौतिक राशि। तो वो फिजिकल क्वांटिटी मतलब वह क्वांटिटी या वह राशि या वह घटनाएं भी बोल सकते हो, वो फिनोमिना जिनका हम वैल्यू का क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटी में शामिल करोगे। जिनकी वैल्यू का आप मेजरमेंट, जिनका आप मापन नहीं कर सकते हो, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे जो इस टॉपिक में जो चलने वाला है, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा के आधार पे अपन लोग को क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ना है। तो डायरेक्शन के बेस पे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है और एक स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन हो, वो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो, ठीक है ना। और स्केलर किसको बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन जो है वो नहीं होता है। क्लियर। अभी ये छोटा सा है, बाकी अभी तो इसके बारे में पूरा डिफरेंस अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कि अपन को इसमें पढ़ना क्या है, किसके बारे में, ठीक है। बताओ इसको पहले। चलो,
तो बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी यानी अदिश राशि और सदिश राशि के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक, तो देखो जो स्केलर क्वांटिटी होती है यानी जो अदिश राशि होती है, पहले तो इसमें यही देख लो, सदिश और अदिश का मतलब ये है कि इसमें दिशा नहीं होती है, मतलब वे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन नहीं होता है वो अदिश में जाते हैं और जिनमें डायरेक्शन होता है वो सदिश में आते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो पहला तो नाम से जो मतलब निकल रहा है उसका पहले कंफर्म करो। स्केलर क्वांटिटी जो नाम पड़ा हुआ है वो किसके बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, अदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन यानी कि जो दिशा होती है वो नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें दिशा जो है वो होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन जो है वो होता है, ठीक। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसमें मैग्नीट्यूड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, वैल्यू ना हो। हमने क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिनकी वैल्यू को अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर क्वांटिटी में इन दोनों के पास मैग्नीट्यूड रहेगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर कोई भौतिक राशि है तो यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। तो कहने का मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी वह बोलते हैं जिनके पास परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी है, अदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसमें परिमाण तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये जो मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, ये मैग्नीट्यूड ये क्या है। हाँ, जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे अपन मान लो कोई एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, जैसे मान लो हम स्केलर क्वांटिटी में किसका ले ले रहे हैं एग्जांपल, मास का ले रहे हैं, मान लो द्रव्यमान का, किसका एग्जांपल ले ले रहे हैं, द्रव्यमान का। तो जब अपन मास को बात करें तो मास लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मान लो 5 किलोग्राम है ये। अब मास का डायरेक्शन तो होता नहीं है कि उत्तर दिशा में 10 किलोग्राम हो जाएगा, दक्षिण दिशा में 25 किलोग्राम हो जाएगा, 5 किलोग्राम है तो 5 ही किलोग्राम रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप जो लिखे हो ना इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू है, मास की क्या है ये, वैल्यू, परिमाण। तो इसके मैग्नीट्यूड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये जो 5 है ना इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, संख्यात्मक मान। और ये जो किलोग्राम लिखे हो ये क्या है, यूनिट है, ये क्या है, यूनिट, मात्रक, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि जो ये पूरे को मिला के क्या बोलेंगे अपन, ये मैग्नीट्यूड है इसका, परिमाण। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी भौतिक राशि हो, तो उसके मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती हैं, क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। पर इसमें तो डायरेक्शन है नहीं। अब अगर इसकी बात करूं तो अगर इसमें मैं जैसे मान लो मैं फोर्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, फोर्स यानी बल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो होता है, जैसे मान लो किसी में कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का। लेकिन फोर्स में डायरेक्शन भी होता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तुम, समझ में आए। तो यहाँ पे ये जो 5 न्यूटन जो लिखा हुआ है ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये पूरा क्या है, इस फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये परिमाण है। अब साथ ही साथ में तुमको ये बोल दिया जाएगा कि उत्तर दिशा में क्या है, इसका फोर्स लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में मान लो इसका फोर्स लग रहा है। तो ये जो नॉर्थ लगा हुआ है तो ये क्या बता रहा है, इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन, ये दिशा बता रहा है। समझ में आया, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है।
अब मैग्नीट्यूड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, परिमाण किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो लिखो पहला डिफरेंस इस पे। चलो नेक्स्ट डिफरेंस की अपन बात करते हैं। तो देखो, जो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वगैरह जो भी होता है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेशन, क्या बोला, कैलकुलेशन यानी गणनाएं जो होती हैं, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी के जितना भी गणनाएं होती हैं, गणनाएं यानी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब इनका जो भी एडिशन हो गया, यानी कि योग हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया यानी कि घटाना, अंतर भी बोल सकते हो ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया यानी कि गुणा हो गया, या डिवीजन हो गया यानी कि भाग हो गया। तो ये जो सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी की अगर बात की जाए, तो अपन लोग जो नॉर्मल बीज गणित लगाते हैं ना, जो एल्जेब्रिक मैथमेटिक अपन लोग अप्लाई करते हैं, वो इसमें लगता है स्केलर क्वांटिटी में। मतलब इनका जो गणनाएं होती है, जो स्केलर क्वांटिटी की जो कैलकुलेशन की जाती हैं, वो नॉर्मल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, या ये बोल सकते हो मैथमेटिक्स जो होता है, नॉर्मल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, मतलब कि जो सामान्य बीजगणित योग अपन लोग यूज करते हैं, वही क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं बोल दूं कि अपने पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, समझना, अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 5 किलोग्राम है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 2 किलोग्राम है। तो अब इसका टोटल अगर मास निकाल, स्केलर क्वांटिटी है ना, मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, द्रव्यमान में डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। तो एक 5 किलोग्राम का और एक 2 किलोग्राम का है। अब मैं बोलूँ कि अपने पास टोटल कितना हो गया, तो क्या करोगे, प्लस कर दिए, 5 और 2 7, निकल गया। तो ये जो अपन लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये नॉर्मल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन अपन लोग कर रहे हैं, सामान्य बीजगणित का जो नियम है वही लगा रहे हैं इसमें, समझ में आए? लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें हम ये सामान्य बीजगणित का जो नियम लगता है वो नहीं लगा पाते। वेक्टर क्वांटिटी का जब अपन कैलकुलेशन वगैरह करना होता है, यानी अधिक जो सदिश राशि होती है, इनका जो कैलकुलेशन होता है, यानी इनकी जो गणनाएं होती हैं, तो इनकी गणनाएं यानी ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये, ठीक है ना, तो इनकी गणनाएं जो होती हैं, वो नॉर्मल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन वाली जो होती है वो नहीं लगती है, यानी इसमें सामान्य बीजगणित योग वाला जो नियम है वो नहीं लग पाएगा, ये नहीं लगता है। तो फिर कौन सा नियम लगता है जिसके थ्रू अपन वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो वो है वेक्टर एडिशन लॉ। क्या है, वेक्टर एडिशन लॉ। अब ये सब आगे डिटेल में सब चलेंगे ये सब, लेकिन अभी डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो कहाँ क्या अप्लाई हो रहा है वो समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका जब कैलकुलेशन करते हैं, इसकी जितने भी गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी चलता है, तो वो अपन जो अभी तक मैथ में जो कैलकुलेशन लगाते हैं, नॉर्मल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, सामान्य बीजगणित, वही स्केलर क्वांटिटी के कैलकुलेशन में लगता है। लेकिन अगर मैं सोचूं यही वेक्टर में भी लगा दूं तो गलत हो जाएगा। वेक्टर का अपना अलग ही दुनिया चलती है, वो इन नियम को फॉलो नहीं करता है, सामान्य बीजगणित योग उसमें नहीं लगती है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो उसके लिए एक अलग से नियम बना है, वो है वेक्टर एडिशन लॉ। क्या, वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश योग नियम। कौन सा, सदिश योग नियम। तो वेक्टर क्वांटिटी का एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये ध्यान रखना है, यानी कि अगर अब हम वेक्टर क्वांटिटी का अगर एक कंप्लीट डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कि वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, लेकिन साथ मतलब डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर एडिशन लॉ को भी क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया क्या बोला, वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, और वो वेक्टर एडिशन लॉ को क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो, तो उसको आप वेक्टर क्वांटिटी में शामिल करोगे, अदरवाइज नहीं। इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाएगा किसका, करंट का, विद्युत धारा का। जो करंट होता है ना, करंट, विद्युत धारा जानते हो ना, ठीक है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है।
इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, परिमाण भी है और दिशा भी है। दिशा बताते हैं ना कि प्लस से माइनस की तरफ जाता है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होता है, तो ये डायरेक्शन है ना, बता रहे हो तुम। और मैग्नीट्यूड भी, मतलब कि जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया, ये वेक्टर क्वांटिटी में नहीं है। तो इसका कारण ये है कि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन तो है, बट ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ में आया क्या बोला? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है करंट के पास, जैसे मान लो अपन बोलते हैं कि जो करंट है अपना, करंट के बारे में अगर बोलते हैं तो जैसे मान लो हमने बोला 2 एम्पियर की करंट जा रही है, अब प्लस से किधर जाती है, माइनस की ओर। तो ये 2 एम्पियर की जो हमने वैल्यू लिखी, ये क्या है, ये 2 एम्पियर क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है, परिमाण है ये। और ये प्लस से माइनस की ओर जो आप बता रहे, ये क्या बता रहे हो, डायरेक्शन बता रहे हो। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो इसका कारण ये है कि एक्चुअली में ये जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रूल है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद इसको कहाँ रखा गया है, स्केलर क्वांटिटी। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? और यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं, जैसे कि मान लो एरिया की अगर बात करें, एरिया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल एक प्रकार की अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन उसको भी वेक्टर क्वांटिटी में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कहाँ और कब? तो एरिया को वेक्टर क्वांटिटी में तब शामिल किया जाता है जब एरिया का डायरेक्शन चेंज करने के कारण किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू में क्या हो जाए, चेंजेस आए। जहाँ पे एरिया का डायरेक्शन, जैसे मान लो, थोड़ा सा समझना, जैसे अपने पास मान लीजिए मैं चार, मान लो ये 4 फोर्स है, ठीक है ना, समझना, ये 4 जो है फोर्स की लाइन जा रही है, बल की लाइन जा रही है। अब इस पे जब ये चारों फोर्स की लाइन लगेंगी तो इस पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन जब मैं मान लो एरिया का डायरेक्शन ऐसे चेंज करता हूँ, करता जा रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझना, ये एकदम ऐसे चेंज कर दिए, अब इसमें से कितनी फोर्स लाइन जाएंगी, एक ही जा रही ना। तो पहले के कंपैरिजन में अभी भी उतना ही फोर्स लगेगा कि कम हो जाएगा। यानी एरिया का मैंने इसका डायरेक्शन चेंज किया तो इसमें लगने वाले फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पे एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना, एरिया को यानी क्षेत्रफल को, ये जो इसका सरफेस एरिया है, इसको अपन वेक्टर क्वांटिटी में शामिल करते हैं। फिजिक्स में एरिया को वेक्टर क्वांटिटी माना गया है, लेकिन हर जगह नहीं। कहाँ माना गया है, जहाँ पे उसके एरिया का डायरेक्शन चेंज करने पर किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेस आ जाए, वहाँ पे। अब जैसे मान लो मैं वॉल्यूम की बात कर, समझना थोड़ा सा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। जैसे मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो इसकी ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हाइट है। अब लेंथ इंटू ब्रीथ करूंगा तो एरिया आएगा, अब फिर मल्टीप्लाई हाइट कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब एक बार बताओ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? ऐसे कर दूं तो, ऐसे कर दूं तो, और उतना ही आएगा ना। मतलब वॉल्यूम में जो एरिया है वो कैसा है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। जब हम वॉल्यूम बता रहे हैं, आयतन, तो यहाँ पे एरिया कैसी क्वांटिटी है, क्यों? हाँ, यहाँ पे अपन इसका एरिया का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम जो हम पूछ रहे हैं कि इसका वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम के वैल्यू में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, आयतन के मान में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। इसका मतलब आयतन जब बताएंगे तो वहाँ पे जो एरिया है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन चेंज करने पर वॉल्यूम में कोई भी फर्क, मतलब कोई भी अंतर नहीं आ रहा। लेकिन यहीं जब हम ये बोलें कि इस पे लगने वाले फोर्स की अगर बात करूँ, तो जैसे इसमें 4 फोर्स लाइन जा रही हैं, अब यहाँ पे अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूंगा तो सारे के सारे फोर्स लाइन अब इसमें से नहीं हो पे जा पाएंगी। तो मतलब यहाँ पे इस जितना पहले फोर्स लग रहा था अब उतना नहीं लग पाएगा। मतलब यहाँ एरिया का डायरेक्शन चेंज करने पर इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो समझ में आया कि एरिया कहाँ पे वेक्टर का काम करेगा, कहाँ पे स्केलर। जहाँ पे एरिया का डायरेक्शन चेंज करने पर आप जिसकी भी वैल्यू बता रहे उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो वहाँ वो स्केलर का काम करेगा। और जहाँ पे एरिया का डायरेक्शन चेंज करने पर जिसकी वैल्यू आप बताना चाह रहे हो उसकी वैल्यू अगर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ एरिया कैसी क्वांटिटी का काम करेगा, वेक्टर क्वांटिटी। आए बात समझ में? तो एरिया जो है वो आपका एरिया जो है वो स्केलर में भी शामिल है
और एरिया जो है वो आपका यानी कि जो क्षेत्रफल है वो वेक्टर में भी शामिल है। तो जब एरिया वेक्टर में शामिल हो जाता है, क्षेत्रफल जब वेक्टर क्वांटिटी में शामिल हो जाता है तो उसको वेक्टर एरिया बोलते हैं, सदिश क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश क्षेत्र बोलते हैं। अब ये तो समझ ही गया होगा कि कब एरिया वेक्टर क्वांटिटी का काम करेगा और कब एरिया स्केलर क्वांटिटी का काम करेगा। कोई डाउट? ठीक है ना? एग्जाम्पल क्लियर हुआ? ठीक। चलो नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो स्केलर क्वांटिटी का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी करते हो, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी है, तो स्केलर क्वांटिटी का गुणा भाग जोड़ घटाना सब करने के बाद जो अपने पास आंसर आएगा ना, जो वैल्यू आएगी वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। समझ में आया क्या बोला? स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि का, जो अदिश राशि होती है तो इनका मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, गुणा, जोड़ हाँ, अरे ये घटाना है, अरे का लिख रहे हैं, भाग है, जोड़, घटाना, ये करने के बाद जो अपना फिजिकल क्वांटिटी आएगी यानी जो भौतिक राशि आएगी वो भी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी ही होगी। यानी स्केलर क्वांटिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी एक प्रकार का क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर यहाँ वेक्टर क्वांटिटी की बात की जाए, ठीक है ना, ये क्या लिखा है? भौतिक राशि जो होगी वो कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। कोई डाउट? जैसे नॉर्मल, जैसे मान लो मैं बोलूँ 5 किलोग्राम को 2 किलोग्राम से जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 7 किलोग्राम। तो जो किलोग्राम आ रहा है वो मास ही आ रहा है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? अब जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 5 मीटर में 2 मीटर का गुणा करो, 5 मीटर में 2 मीटर का गुणा करो, 10 मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर स्क्वायर एरिया है, एरिया जब बता रहा हूँ तो यहाँ पे एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? ठीक है। तो यानी कि अपन किसी भी दो स्केलर क्वांटिटी का अगर अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह कुछ करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी अपना कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी ही होगी। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करें, यहाँ पे ध्यान रखना कि किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर अपन एडिशन या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जोड़ और घटाना में, वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। क्या बोला? ध्यान से सुन लेना, ये सब आगे समझ में आएगा जब इसके टॉपिक चलने लग जाएंगे ना, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, डिविडेंड वाला जब टॉपिक चलने लगेगा वहाँ समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, केवल जोड़ और घटाना जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें काहे में, मल्टीप्लिकेशन और, किसमें बात करें? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अगर हम बात करते हैं, यानी कि गुणा और भाग की अगर बात करें, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई या डिवीजन कराने पर उसमें स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है और वेक्टर दोनों हो सकता है। क्लियर हो गया? क्या बोला? दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने या घटाने पर वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। दो सदिश राशि को जोड़ने या घटाने पर अपने को जो राशि मिलेगी वो कैसी मिलेगी? सदिश राशि ही मिलेगी। लेकिन अगर हमने क्या किया, सदिश राशि दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो स्केलर क्वांटिटी भी मिलती है और वेक्टर क्वांटिटी भी मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझ में आएगा जब अपन दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट सीखेंगे। गुणा भाग जब सीखेंगे तो वो अलग दो प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी आता है। जब दो सदिश राशि का गुणा करने पर क्या है? अदिश राशि आए, तो वहां पे जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कौन सा कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर क्वांटिटी कब आता है? स्केलर प्रोडक्ट से, अदिश गुणनफल से। कहाँ से आएगा? इसको अदिश गुणनफल बोलते हैं। तो अदिश गुणनफल, दो सदिश राशि को गुणा करने पर अगर अदिश राशि आती है, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पर अगर स्केलर क्वांटिटी आता है तो उसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पर अगर वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। समझ गए? यानी सदिश गुणनफल।
तो ये सब प्रोडक्ट की कहानी जब चालू होगी तो वहाँ समझ में आएगा। अभी फिलहाल सिर्फ डिफरेंस के लिए याद करके जाओ, ठीक है ना। तो ये कौन सा कहलाएगा, सदिश गुणनफल कहलाएगा। तो क्लियर हुआ ये डिफरेंस। तो स्केलर क्वांटिटी का तुम चाहे कुछ भी करो, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस जो भी करना हो तुमको, उसमें तुमको स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसमें स्केलर और वेक्टर दोनों मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर अपन लेते हैं, जैसे मान लो कि हम फोर्स की बात करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस पे मैं दो फोर्स लगा रहा हूँ, एक 5 न्यूटन का लगा रहा हूँ और एक 2 न्यूटन का। अब जब मैं ये पूछूं कि टोटल कितना फोर्स लगेगा, तो क्या बता रहे हो, एक ही डायरेक्शन में दोनों को लगा रहा हूँ, 7 न्यूटन का। तो जो आया है वो न्यूटन में आया है, फोर्स ही आया है। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बल कैसी राशि, सदिश राशि है ना। मैंने इस पे दो फोर्स, मैंने दो वेक्टर क्वांटिटी लिया, दोनों को मैंने क्या किया, इस पे लगाया, ऐड किया, तो ऐड करने पर कैसी क्वांटिटी आ रही, वेक्टर क्वांटिटी आ रही ना। क्योंकि देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल ये है कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटी के बीच में ही कर सकते हो, डिफरेंस क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम मास में 2 मीटर को जोड़ के दिखा दो, तो क्या जोड़ दोगे, 5 किलोग्राम में 2 मीटर का भी जोड़ पाओगे। 5 किलोग्राम के साथ 5 किलोग्राम को ही जोड़ सकते हो, जोड़ घटा सकते हो। 5 मीटर के साथ तुम 5 मीटर को ही जोड़ घटा सकते हो, मतलब मीटर वाले को ही जोड़ घटा सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि किलोग्राम को मीटर के साथ जोड़ो, तो जुड़ेगा, अलग क्वांटिटी हो गई ना। तो ध्यान रखना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है, ये जो होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है, ये सेम क्वांटिटी के बीच में होता है, डिफरेंट क्वांटिटी में हो ही नहीं सकता। सेम क्वांटिटी यानी समान राशि के बीच में होता है। तो जब, एक बात बताओ, जब सेम राशि के बीच को जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो वही राशि ना आएगी। अगर मास को मास के साथ जोड़ूंगा तो मास ही आएगा, मीटर को मीटर के साथ जोड़ूंगा तो मीटर में ही आएगा। ऐसे ही आप जिस भी वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वही वेक्टर क्वांटिटी ना आएगी। फोर्स को मैं फोर्स के साथ जोड़ूंगा तो फोर्स है मिलेगा। तो यानी जोड़ने घटाने पर हमको जो मिल रहा है वो भी वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। बात समझ में आई। लेकिन गुणा और भाग की कहानी अलग हो जाती है, गुणा और भाग की कहानी अलग हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ, गुणा करता हूँ। फोर्स को, बल को विस्थापन के साथ, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, वर्क। और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। वर्क जो कार्य जो होती है वो अदिश राशि है, कार्य का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फॉर्मूला याद है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। लेकिन यहाँ पे गुणा करने पर क्या आ रहा है, वर्क आ रहा है, कार्य आ रहा है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करने पर अपने को स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। तो स्केलर का एक एग्जाम्पल दिखाया हूँ तुमको कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करने पर, गुणा करने पर अपने को स्केलर भी मिल सकता है। अब वेक्टर तो मान लो मिल ही जाएगा, ठीक है ना, वो तो वेक्टर है, तो वेक्टर का कोई डाउट नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है। लेकिन डाउट कहाँ आता है, स्केलर का। तो ये भी मिल सकता है, ध्यान रखना। किस केस में, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है, चलो करो। चलो नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। इसका अगला डिफरेंस ये है कि जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं इसके घटक नहीं बनते हैं, फैक्टर। और जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं इसके घटक बनाए जा सकते हैं, इसके फैक्टर बनते हैं। पहले अभी समझा रहे हैं फैक्टर क्या बनाते हैं, लेकिन पहले ये पॉइंट क्लियर करो कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है यानी जो अदिश राशि होती है, ठीक है ना, जो अदिश राशि होती है इसका घटक जो है यानी कि फैक्टर जो है वो नहीं बनते हैं, फैक्टर नहीं बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसके फैक्टर बनते हैं। अब पहली बात ये क्लियर कर लो कि फैक्टर बनते किसके हैं, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता हो, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता हो उसी के फैक्टर बनते हैं। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, इसको दिशा से कोई लेने देना नहीं है, इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि फैक्टर बनाते किसके हैं,
फैक्टर एक्चुअली में होता है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस भौतिक राशि की हम बात कर रहे हैं, उसी का पार्ट होता है वो। फैक्टर जो होते हैं यानी जो घटक होते हैं वो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, एक प्रकार का पार्ट यानी हिस्सा ही होता है वो। ठीक है। पर पार्ट यानी कि यहाँ पे अगर क्वांटिटी की बात करें तो घटक बनता किसका है, तो घटक उसी का बनता है जिसका मतलब जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता हो, जो डायरेक्शन पर क्या करता हो, डिपेंड करता हो। ठीक है ना, उसी के क्या होते हैं, फैक्टर बनते हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, इसकी दिशा तो होती नहीं है, तो इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं बनेगा। और जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं इसके फैक्टर जो है वो क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास दिशा है, डायरेक्शन है। आई बात समझ में। अब चलो देख लो, एक तो एग्जाम्पल देख लो फैक्टर बनता कैसे है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, समझना अच्छे से। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन में ऐसे लगा रहा हूँ। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, समझना, इसमें रस्सी बंधी हुई है। अब उस रस्सी को पकड़ के मैं ऐसे इधर साइड, ऐसे जैसे मैं ऊपर से खड़ा रहूंगा तो ऐसे पकड़ के खींचूंगा ना इसको ऐसे, और काफी भारी ऑब्जेक्ट है, तो उसको रस्सी को ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ और इधर साइड खींच रहा हूँ, तो ये मोशन इसका किधर साइड होगा, जिधर मैं खींचूंगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएगा कि नहीं आएगा। इस पे फोर्स जो है मैं कैसे लगा रहा हूँ, ऐसे इस डायरेक्शन में, ऐसे इसको खींच रहा हूँ। और जो ये डिस्प्लेस होगा जब आएगा तो ये मेरे साइड आएगा, इधर साइड डिस्प्लेस होगा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, ये है। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये इधर साइड क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, विस्थापन जो हो रहा है वो ये है। अब फोर्स का डायरेक्शन में इससे थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए इधर साइड लेके जा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये जो फोर्स एक्चुअली में लग रहा है तो मैं इधर साइड लगा रहा हूँ, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर साइड हो रहा है, मतलब इधर साइड भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। मैं फोर्स किधर साइड लगा रहा हूँ, ये देखो इधर साइड लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में नहीं लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ये देखो जिस थीटा डिग्री के एंगल से लगा रहा हूँ। लेकिन ऑब्जेक्ट इधर नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, सामने आ रहा है। कुछ इमेजिन करो, कभी ना कभी तो भारी चीजें पकड़ के खींचे ही होगे कभी ना कभी रस्सी से, तो काफी भारी चीज है तो उसको जैसे ट्रॉली बैग हो गया ऐसे समझ लो, जो ट्रॉली बैग जो होता है तो उसको अपन लेके चलते हैं पकड़ के, तो उस पर फोर्स अपन किधर साइड लगा रहे हैं, इधर साइड लगा रहे हैं, लेकिन वो चलता कैसे है, सीधे चलता है ना। फोर्स ऐसे लगा रहा हो तो इसको पकड़ के ऐसे खींच रहा हो तो, लेकिन वो चलता किधर है, सामने चलता है। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर नहीं है, फोर्स का डायरेक्शन थीटा डिग्री एंगल से इधर साइड में लगा है, लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स मिल रहा है उसको मिला कहाँ से, इसी से मिला है, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसका कितना फोर्स यहाँ जा रहा है वही क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। वही जो फैक्टर अपन बनाएंगे तो उससे पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स जा रहा है। तो समझना फैक्टर, ठीक है ना। देखो इसके दो फैक्टर बनेंगे, कितने फैक्टर, वेक्टर क्वांटिटी के फैक्टर बनते हैं। पहले तो ये क्लियर हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी का फैक्टर क्यों बनेगा, क्योंकि फैक्टर उसी का बनता है जो डायरेक्शन पर क्या करता हो, डिपेंड करता हो। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन होता है और इसके पास डायरेक्शन यानी दिशा है, तो इसलिए इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब बात आती है फैक्टर की, तो फैक्टर बनते कितने हैं, किसी के घटक अगर अपन बनाना चाहें तो कितने घटक बनते हैं, तो दो घटक बनते हैं। कितने घटक बनते हैं, दो घटक बनते हैं, दो फैक्टर। एक होता है हॉरिजेंटल फैक्टर और एक होता है वर्टिकल फैक्टर। कौन सा, एक होता है हॉरिजेंटल फैक्टर और एक होता है वर्टिकल फैक्टर। दिमाग में अच्छे से बैठा लेना फैक्टर, क्योंकि आगे अभी बहुत जहाँ क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करने के लिए इसके आएंगे तो इन सब में बहुत काम आता है। ये डायरेक्शन में इसका बहुत बार मिलेगा तुमको ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अच्छे से भेजे में बैठाते जाना कि बनता कैसे फैक्टर। ठीक है, तो एक कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर, एक हॉरिजेंटल फैक्टर होते हैं और एक वेक्टर फैक्टर। इसको हॉरिजेंटल को क्या बोलते हैं, क्षैतिज घटक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षैतिज घटक। और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक। तो अब बात ये आती है कि हॉरिजेंटल फैक्टर और ये वर्टिकल फैक्टर बनता किधर साइड। तो अपने को फैक्टर किसका बनाना है पहले ये ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, अपने को फैक्टर किसका बनाना है ये ध्यान रखना है। तो अभी मैं फोर्स का फैक्टर बनाना चाहता हूँ, किसका घटक बनाना है मेरे को, फोर्स का। तो ये देखो फोर्स जो है वो किस लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, डी के साथ। हॉरिजेंटल फैक्टर किसके साथ बनता है, कौन सी लाइन में जाता है, जिसके साथ वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है।
क्या बोला मैंने? हॉरिजेंटल फैक्टर किसके साथ बनता है? क्षैतिज घटक किधर साइड बनता है? जिस जिस लाइन के साथ जिसका तुम फैक्टर बना रहे हो वो जिसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है उसके साथ, यानी कि इस वाले डायरेक्शन में इसका कौन सा फैक्टर जाएगा? हॉरिजेंटल वाला। समझ में आया क्या बोला? हॉरिजेंटल किसके साथ बनेगा? जिस लाइन के साथ वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है उसमें क्षैतिज घटक जाएगी, और क्षैतिज घटक जो बनती है वो कॉस थीटा का बनता है, और जो वर्टिकल बनता है वो किसका बनता है? साइन थीटा का। तो हॉरिजेंटल वाला फैक्टर ये जो डी के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो डी वाली लाइन में फोर्स का कौन सा फैक्टर जाएगा? हॉरिजेंटल वाला। और इसको क्या लिखेंगे? एफ कॉस थीटा। दो फैक्टर बनेंगे, एक एफ कॉस थीटा बनेगा, दूसरा साइन थीटा का बनाओगे तो एफ साइन थीटा। अब वो किधर बनेगा? तो वो जो मेन फोर्स है जिसका फैक्टर बना रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर हॉरिजेंटल बना और जिधर वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मेन जो फिजिकल क्वांटिटी उसके अपोजिट में रहेंगे। दोनों फैक्टर एक ही डायरेक्शन में नहीं रहेगा। सोचो कि इधर ही हम क्या बना लें? हॉरिजेंटल, और इधर ही वर्टिकल बना ले तो गलत हो जाएगा। आप जिसका फैक्टर बना रहे हो वो हॉरिजेंटल और वेक्टर के कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा, ध्यान रखना। तो हॉरिजेंटल इधर बन गया ना, तब वर्टिकल किधर बनेगा? इधर साइड। और कैसे जाएगा? हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर। कैसे जाएगा? हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर, क्षैतिज घटक के लंबवत। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये वाला जो फैक्टर जा रहा है ये कौन सा जाएगा? एफ साइन। समझ में आया? मतलब कि थीटा डिग्री एंगल से अगर अपन फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स जो है इसके दो फैक्टर तैयार हो जाएंगे। जहाँ एंगल बनेगा वहीं फैक्टर बनेगा, ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूँ? जहाँ एंगल बनेगा, जहाँ थीटा डिग्री आएगा, डायरेक्शन जहाँ पे डिसाइड होगा, डायरेक्शन किससे डिसाइड किया जाता है? थीटा से ही डिसाइड किया जाता है। अगर मैथ और फिजिक्स में अगर ये पूछा जाए डायरेक्शन कैसे बताओगे किसी का भी, तो डायरेक्शन अपने को एंगल से बताया जाता है। ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इससे नहीं बताया जाता है, क्योंकि हर जगह उत्तर नहीं है। ठीक है ना? मान लो मैं इधर साइड कोई चीज़, अब जैसे मान लो अपन को रॉकेट क्या करना है, अपने को छोड़ना है रॉकेट, ठीक है ना? अब मैं बोल दूँ उत्तर डायरेक्शन में करना है, तो बोलेगा उत्तर डायरेक्शन कट है भैया, बताओ सीधे सीधे उत्तर है, पता नहीं यहाँ से लेकर वहाँ तक इतने के सामने तो उत्तर है उत्तर है, तो किधर मैं करूँ? तो वहाँ एंगल बताया जाता है कि इतने डिग्री एंगल पे आपको क्या करना है, इसको रॉकेट को छोड़ना है। तो यहाँ ये चीज़ को दिमाग में बैठा लेना कि डायरेक्शन, मैथ फिजिक्स में जो डायरेक्शन बताई जाती है, तो वो डायरेक्शन जो दिशा बताई जाती है वो किससे बताई जाती है? एंगल से बताई जाती है, कोण से। अगर अपने को बोला जाएगा कि किस दिशा में अपने को रॉकेट को छोड़ना है, तो वहाँ क्या बताना पड़ेगा? इस एंगल पर रॉकेट को छोड़ो। समझ में आया? तो उससे डिसाइड होता है, और जहाँ एंगल बनेगा वहीं उसके क्या होंगे? फैक्टर बनेंगे। ठीक है? ये मेन क्या है अपना? फोर्स। अब फैक्टर जो बनेंगे तो कितने फैक्टर बनते हैं? दो फैक्टर, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। पर ध्यान रखना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल फैक्टर जो होते हैं वो मेन फिजिकल क्वांटिटी के किधर साइड रहता है? अपोजिट डायरेक्शन। मेन वाला जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? बीच में ही रहेगा। तो हॉरिजेंटल किसके साथ बनाते हैं? जिस लाइन के साथ वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है उसमें उसका कौन सा फैक्टर जाएगा? हॉरिजेंटल वाला, और हॉरिजेंटल कॉस थीटा वाला कहलाता है। तो एफ का कॉस थीटा वाला जो जाएगा वो जिसके साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है उसमें जाएगा, और वर्टिकल वाला साइन थीटा वाला कॉस थीटा जो हॉरिजेंटल वाला बने उसके परपेंडिकुलर। ऊर्ध्वाधर जो होता है वो क्षैतिज घटक के क्या होता है? लंबवत, और मेन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? कोई डाउट? समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरीके से किसी, तो ये केवल इसी बस का नहीं है कि फोर्स बस का ही हो। अगर मान लो मैं बोल देता डी का बनाओ, इसका फैक्टर बनाने के लिए बोल देता, इसी डायग्राम में मैं डी का बनाने के लिए बोल देता, तब कैसा बनेगा जरा बताओ थोड़ा सा। अगर मान लो मेरे को डी का बनाना, डायग्राम सेम है, ध्यान रखना, ये फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ये थीटा डिग्री एंगल में इधर साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब बताओ जरा, अगर मेरे को डी का बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? डी का हॉरिजेंटल फैक्टर किधर बनेगा? फोर्स वाले के साथ, जिसके साथ वो थीटा डिग्री का भी क्या बताया मैंने? हॉरिजेंटल फैक्टर क्षैतिज घटक किसके साथ बनता है? जिसके साथ वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, हॉरिजेंटल उसी लाइन में जाएगा। तो अब मैं डी का बनाना चाहता हूँ, तो डी किसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है? फोर्स के साथ। तो डी का हॉरिजेंटल वाला किसके डायरेक्शन में जाएगा? फोर्स के डायरेक्शन। क्षैतिज घटक जो है वो बल के साथ डायरेक्शन। अब क्षैतिज घटक को कॉस थीटा से करते हैं, तो डी का बना रहे हो तो क्या लिखोगे? डी कॉस थीटा। वो किधर साइड जाएगा? फोर्स के डायरेक्शन में। अब वर्टिकल वाला बनाऊं साइन थीटा वाला, तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर हॉरिजेंटल उधर नहीं बनेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में।
अब बनेगा कैसे, हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर, क्षैतिज वाला जो घटक है उसके लंबवत। इसके लंबवत कैसी लाइन आएगी, ऐसे आएगी 90 डिग्री में, इसके लंबवत 90 डिग्री में ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर बनेगा डी साइन थीटा। समझ में आया। फैक्टर किसी का भी बनाया जा सकता है, जिन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है आप उन दोनों का फैक्टर बना सकते हो, दोनों का घटक। तो फैक्टर कितने बनते हैं, दो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल वाला फैक्टर कॉस थीटा वाला होता है, वर्टिकल जो होता है वो साइन थीटा वाला होता है। हॉरिजेंटल वाला फैक्टर किस कहाँ बनता है, तो जिसका तुम फैक्टर बना रहे हो वो जिसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है उसके डायरेक्शन में। और वर्टिकल वाला, ऊर्ध्वाधर वाला किधर बनता है, हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर मेन फिजिकल क्वांटिटी के अपोजिट डायरेक्शन। तो फैक्टर बनाते बन जाएगा, कोई डाउट, ठीक है ना। तो स्केलर के पास तो डायरेक्शन है ही नहीं तो इसके फैक्टर नहीं बनते, वेक्टर के पास डायरेक्शन है इसलिए इसके फैक्टर क्या होते हैं, बनते हैं। और ये दो फैक्टर, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो क्लियर हो गया कैसे बनाना है।